मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इसके पहले वर्ग शब्द के लिए शब्द हम लोग पढ़े थे। व्याकरण में शब्द की परिभाषा हम बताए थे। वर्णों और ध्वनियों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं और उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के चार भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम की परिभाषा होती है, हिंदी में संस्कृत के मूल रूप को तत्सम कहते हैं, अर्थात वह शब्द जो संस्कृत के हैं पर उसका प्रयोग हम लोग हिंदी में करते हैं, उसे हम तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि, पुस्तक, पुष्प, गृह, ये सारे शब्द जो हैं संस्कृत के हैं परंतु प्रयोग किए जाते हैं हिंदी में, इसीलिए इसे हम तत्सम करते हैं। दूसरा हम बताए थे तद्भव। तत्सम के बिगड़े हुए रूप को, अर्थात तत्सम का जो रूप बिगड़ जाता है, बिगड़ा हुआ रूप होता है, उसे हम तद्भव कहते हैं। तद्भव जो होता है वह तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप है। जैसे मैंने तत्सम में अग्नि बोला था तो उसका बिगड़ा हुआ रूप हो गया आग। जैसे पुस्तक बोले थे तत्सम में तो उसका बिगड़ा हुआ हो गया किताब। जैसे पुष्प है तत्सम में तो उसका बिगड़ा हुआ रूप हो गया फूल। जैसे गृह है, यह तत्सम का है तो इसका बिगड़ा हुआ रूप हो गया आपको घर। तो इस तरह से तद्भव और तत्सम और तद्भव में विशेष हम लोग अंतर करते हैं। अगर हम लोग को तत्सम और तद्भव में अंतर आ जाए तो यही हम कहेंगे कि हिंदी में संस्कृत के मूल रूप को तत्सम कहते हैं और तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। दोनों की परिभाषा और दोनों के उदाहरण से हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम उदाहरण करेंगे अंतर स्पष्ट हो जाएगा। जैसे अग्नि है तो आग है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि तद्भव और तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है। तीसरा जो था हम लोगों का वो था देशज। अपने देश में बोले जाने वाली जो बोलचाल की भाषा होती है उसे देशज कहते हैं। जैसे तेंदुआ है, पगड़ी है, नेनुआ है, घिउड़ा है, लौका है, पगड़ी है, दाल भात है, लोटा है, डोरी है, जो भी हम व्यवहार करते हैं उसे हम देशज कहते हैं। विदेशज क्या है? विदेशों में बोली जाने वाली प्रचलित जो भाषा है जो अपने देश में विदेशों से चली आई और अपने देश में उस भाषा का प्रयोग हम लोग करते हैं, उसे हम विदेशज कहते हैं। जैसे हॉस्पिटल हो गया, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, डिस्पेंसरी हो गया, पेन हो गया, इस तरह से हम देशज और विदेशज का भी अंतर कर सकते हैं। जो विदेशी भाषा है, जो विदेशी बोलचाल की भाषा है वो विदेशज है। जो देशज है, जो स्वदेशी है यानी अपने देश में बोली जाने वाली भाषा वो क्या है? देशज है। इस तरह से हम लोग उत्पत्ति के आधार से चार जो भेद थे शब्द के वो पढ़े थे, अध्ययन किए थे। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे वो है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक, तीसरा होता है ये। पहला है रूढ़, तो रूढ़ के बारे में पहले जानेंगे। रूढ़ है जिन शब्दों का सार्थक अर्थ खंड न हो, अर्थात वह शब्द जिसका सार्थक अर्थ खंड न हो और न ही अन्य शब्दों की मेल से बने हो, अर्थात इसमें 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल नहीं होता है, यह सिंगल होता है, एकल होता है, और अर्थात जिनका स्वतंत्र अर्थखंड नहीं निकलता हो। ये ऐसे शब्द होते हैं जिसका स्वतंत्र अर्थखंड नहीं निकलता है, इसका एक ही अर्थ होता है, इसका विशेष अर्थ नहीं होता है, यह विशेष अर्थ प्रकट नहीं करता है, इसलिए यह क्या कहलाता है? रूढ़ कहलाता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। जैसे घोड़ा, पानी, बिल्ली, किताब, आंख आदि, इस तरह के जितने भी शब्द आते हैं उसको हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। ये विशेषकर आप लोग अपने मन मस्तिष्क में बिठा लीजिएगा कि जिसके सार्थक अर्थखंड नहीं निकलते हैं, जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से नहीं मिलकर बना होता है और जिसका सार्थक अर्थखंड कभी भी नहीं होता है, उसे हम रूढ़ कहते हैं। जैसे घोड़ा का सार्थक अर्थखंड नहीं निकलेगा, यह 2 शब्दों से मिलकर नहीं बना है, इसलिए इसका उदाहरण हुआ घोड़ा, पानी, बिल्ली, किताब, आंख और बहुत सारा उदाहरण आप ले सकते हैं। दूसरा जो आता है हम लोगों का वो है यौगिक। यौगिक जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्द के मेल से बने होते हैं, अर्थात वो रूढ़ इसमें होता ही नहीं है, यह 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बना होता है, ठीक है, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। अर्थात यौगिक शब्द वे हैं जो 2 या 2 से अधिक
शब्दों के मेल से बने हुए होते हैं। जैसे घुड़सवार, तो घोड़ा हो गया, सवार हो गया, घोड़ा प्लस सवार यानी घोड़ा की सवारी करने वाला, यानी इसमें दो शब्द हो गए, एक घोड़ा अलग हो गया और सवारी करने वाला सवार हो गया अलग। तो इस तरह से निकलता है, यानी इसमें दो शब्द है, दो शब्द मिलकर बना है घुड़सवार। उसी तरह गुणवान, वान जो यहाँ कह रहा है वह व्यक्ति जिसके पास गुण हो, अर्थात यहाँ यह शब्द जो है चिन्हित करता है वैसे व्यक्ति के लिए चिन्हित करता है जो गुणवान है, अर्थात वान जो है यानी गुणों को धारण करने वाला क्या कहलाता है, गुणवान। यानी इसमें दो शब्दों का मेल हुआ है, तो दो या दो से अधिक यहाँ बताया गया परिभाषा के दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है, वह क्या है, यौगिक है। कि गुणवान, बलवान यानी वैसे व्यक्ति जो बल को धारण किया हुआ है, बलवान है, तो इसमें भी दो शब्दों का मेल है। अनपढ़, वह व्यक्ति जो निरक्षर है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो है अनपढ़। यानी कि इसमें अन जो शब्द है यह बताता है पढ़ा लिखा नहीं, अन का अर्थ होता है नहीं, पढ़ का अर्थ होता है पढ़ना, यानी जो नहीं पढ़ा है उसे हम अनपढ़ कहते हैं, निरक्षर कहते हैं। तो इस तरह से इसमें दो शब्दों का मेल हुआ है, इसमें भी अन प्लस पढ़ हो गया अनपढ़, बल प्लस वान बलवान, गुण प्लस वान गुणवान, गुण प्लस सवार घुड़सवार। इस तरह से दो शब्दों का मेल हुआ है जिसे हम यौगिक कहेंगे। इसके बाद है योग रूप। योग रूप शब्द है वह शब्द जो व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयोग किए जाते हैं, विशेष के लिए, अर्थात वह शब्द जिसका प्रयोग हम करते हैं तो वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष यानी विशेष का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, योग रूप कहते हैं। यह बहुब्रीहि समास से भी प्रेरित है। योग रूप और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर होता है, यही अंतर होता है कि योग रूप जो है वह विशेष प्रकट करता है, बहुब्रीहि समास अन्य पदों की प्रधानता होती है उसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान नहीं होते, उसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। परंतु इसमें क्या होता है कि इसमें विशेष पदों का, विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रयोग होता है। तो इस तरह से योग रूप है वो बहुब्रीहि है, लेकिन योग रूप और बहुब्रीहि को समान दृष्टि से देखा जाता है। इस तरह से देखिए लंबोदर, लंबा है उदर, जिसका उदर का अर्थ होता है पेट, तो जिसका लंबा पेट है उसे हम क्या कहते हैं, लंबोदर कहते हैं। जैसे दशानन यानी 10 मुखों वाला, 10 स्वर वाला जो होता है उसे दशानन। तो ये व्यक्ति विशेष कैसे हो गया, तो लंबोदर, लंबोदर किसे कहते हैं, ये व्यक्ति विशेष, एक ही व्यक्ति को कहते हैं जिसको हम गणेश कहते हैं, इसीलिए यह योग रूप है, व्यक्ति विशेष, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसके समान दूसरा न हो, अद्वितीय हो, वैसे व्यक्ति का अगर बोध कराता है तो वो योग रूप है। जैसे लंबोदर है, ये गणेश को ही कहते हैं, दूसरे को नहीं कहते हैं, तो लंबोदर हो गया। भीम को भी कहते हैं बिल्कोदर। तो इस तरह से दशानन, दशानन एक ही है जिसका नाम है रावण, तो 10 मुखों वाला, 10 स्वर वाला दशानन, तो विशेष व्यक्ति का बोध करा रहा है। नीलकंठ, नीलकंठ शिव को बोलते हैं, शंकर को बोलते हैं, यानी नीला है कंठ जिसका, ये हो गया बहुब्रीहि समास, और बहुब्रीहि समास हो गया नीलकंठ। लेकिन यह विशेष पद, अन्य पद की इसमें प्रधानता नहीं, विशेष व्यक्ति का व्यक्तित्व का परिचय देता है। उसी तरह पीताम्बर, यह कृष्ण हो गए, पीला है वस्त्र जिसका, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, और पीत का अर्थ होता है पीला, पीला है वस्त्र जिसका, ते हो गया आपको कृष्ण। उसी तरह चक्रपाणि, चक्र को धारण करने वाला, यानी जिसके हाथ में चक्र हो, चक्र है जिसके हाथ में, उसे हम विष्णु कहते हैं। इस तरह से विशेष वस्तु और विशेष व्यक्तित्व का परिचय देने वाले को हम योग रूप कहते हैं। अब इस तरह से हमने जाना रूढ़, यौगिक, योग रूप। अब जो है प्रयोग के आधार पर सबके दो भेद होते हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी शब्द क्या है, जिसका रूप लिंग, पुरुष, वचन, काल के अनुसार बदल जाते हैं, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के 4 भेद हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण। जैसे संज्ञा में बालक, बालके, बालको आ गया, ये उदाहरण के स्वरूप में हम आपको बता रहे हैं। सर्वनाम है मैं, मुझे, मेरा। क्रिया है जा, गया, जाएगा, जाओ। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वचन के अनुसार और पुरुष के अनुसार बदल जाते हैं। अब बालक वचन में आ रहा है, बालक, बालके, बालको, इसके अनुसार बदल रहा है। मैं, मुझे, मेरा।
उसी तरह जा गया, गया, जाएगा, जाओ, मीठा, अच्छा, मधुर। इस तरह से यह क्या होता है ये जो विकारी शब्द है लिंग पुरुष वचन काल के अनुसार बदल जाते हैं। इस तरह से हम लोगों ने रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद का अध्ययन किया। उसके बाद हम लोगों ने प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेदों का अध्ययन किया। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने उत्पत्ति के दृष्टि से चार भेद होते हैं, तत्सम तद्भव देशज में, उसका भी अध्ययन किया। अब आगे अब जो है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जिसका रूप लिंग पुरुष वचन काल क्रिया कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं। विकारी में हम लोगों ने पढ़ा था कि जिसका रूप लिंग पुरुष वचन कारक क्रिया के अनुसार बदल जाते हैं। इसमें कहता है जिसका रूप लिंग पुरुष वचन काल क्रिया कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं और इसे अव्यय भी कहते हैं। इसके चार भेद हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विषमयादि बोधक, संबंध बोधक। इसके कितने भेद हैं? चार भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है समुच्चय बोधक, तीसरा है विषमयादि बोधक और चौथा है संबंध बोधक। इसको अव्यय कहते हैं। जैसे समुच्चय बोधक अव्यय आप लोगों ने पढ़ा होगा इंग्लिश में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विषमयादि बोधक अव्यय। इसी को अव्यय और अविकारी शब्द कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा 8 प्रकार का। देयर आर